हेलो बच्चों, मैं आपका रवि सर बोल रहा हूँ। बच्चों, आज हम पाठ 3 वृत्त से संबंधित कुछ उदाहरण पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, इसमें से मुख्यतः है अंतर्लिखित कोण का प्रमेय। तो बच्चों, सर्वप्रथम हम समझेंगे कि जब हमें सवाल हल करने हैं तो यह अंतर्लिखित कोण का प्रमेय कब लागू होगा, इनमें से कौन कौन सी बातें हमें जाननी है या कौन कौन से वैल्यूज़ हमें दी जाएंगी, इन सब के बारे में हम स्पष्ट रूप से अध्ययन करने जा रहे हैं। तो बच्चों, अंतर्लिखित कोण के प्रमेय के संदर्भ में सर्वप्रथम यहाँ पर हम आकृति में एक वृत्त देख रहे हैं और कोई भी वृत्त उसके केंद्र से पहचाना जाता है। तो मान लो यह वृत्त का केंद्र है जिसका नाम O है, इसे हम बिंदु O भी कह सकते हैं। बच्चों, अब इस वृत्त पर एक कोण बन रहा है, उस कोण का नाम क्या है? बिंदु A। लेकिन कोण को पढ़ते वक्त हम कैसे पढ़ेंगे? कोण BAC। तो यहाँ पर O केंद्र वाले वृत्त में कोण BAC यह अंतर्लिखित कोण होता है। तो हम अंतर्लिखित कोण कैसे समझेंगे? जब कोई भी कोण वृत्त पर बने, तो देखिए बच्चों, यह कोण कहाँ बन रहा है? वृत्त पर बन रहा है, तो उसे हम अंतर्लिखित कोण कहते हैं। और यह कोण कहीं भी बन सकता है। मान लो ये कोण यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है, कहीं भी बन सकता है, परंतु उस कोण को हमेशा वृत्त पर होना चाहिए। अब किसी भी कोण को बनाने के लिए कम से कम हमें 2 भुजाओं की आवश्यकता होती है। तो यह कोण BAC है, इसे बनाने के लिए हमें कितनी भुजाएं की ज़रूरत पड़ी? AB और AC। तो अब हम यहाँ पर एक गुलाबी रंग से जो हमने चाप बनाया है, तो हम देख रहे हैं ये जो कोण की दोनों भुजाओं को समाविष्ट कर रही है। जो गुलाबी रंग की जो चाप है, यह इस जो कोण का नाम है BAC, इन दोनों की भुजाओं को समाविष्ट कर रही है। तो इस जो समाविष्ट करने वाली चाप है और उसे बिंदु A से भी होते हुए जाना है, तो इस प्रकार के चाप को हम अंतर्लिखित चाप कहते हैं। और इस कोण के सामने वाला चाप, जिसे हम हरे रंग से देख रहे हैं, तो कोण के जो सामने वाला चाप होता है, सामने वाले को हम सम्मुख चाप कहते हैं। तो कोण A के जो सामने वाला चाप है, उसका नाम है चाप BXC। तो जो कोण के सामने वाला चाप होता है उसे हम अंतःखंडित चाप कहते हैं। तो देखिए बच्चों, हमने यहाँ लिखा है, जो हरे रंग से चाप बनाया है, चाप BXC का माप, इसे हम अंतःखंडित चाप कहते हैं। तो बच्चों, इस आकृति का आप बार बार अध्ययन करें और इस आकृति के द्वारा यह समझने का प्रयास करें कि अंतर्लिखित कोण किसे कहते हैं और अंतर्लिखित चाप किसे कहते हैं और अंतःखंडित चाप किसे कहते हैं। अब जब ये सब जानकारी किसी आकृति में होती है, तो उस सवाल का कारण होता है अंतर्लिखित कोण के प्रमेय से। अब उसमें सूत्र क्या लगेगा बच्चों? सूत्र है अंतर्लिखित कोण बराबर 1/2 गुणे अंतःखंडित चाप का माप। तो यह सूत्र आपको याद रखना है। अब हम आकृति में ढूंढेंगे कि अंतर्लिखित कोण कौन है। तो अंतर्लिखित कोण सदैव वृत्त पर बनता है। वह कौन है? कोण BAC
का माप हमने लिख लिख दिया है। यहाँ पर बराबर का चिन्ह है तो बराबर बनाया है, 1/2, 1/2। अब अंतःखंडित चाप का माप आकृति में ढूंढें। कोण के सामने वाला चाप हम देख रहे हैं, जो हरे रंग से बनाया है चाप, इसे हम अंतःखंडित चाप कहते हैं। यह है BXC चाप, BXC का माप। तो इस प्रकार हम अंतर्लिखित कोण से संबंधित सूत्र का निर्माण कर सकते हैं। बच्चों, अब इन्हीं सूत्रों की सहायता से हम आगे के सवालों को हल करने जा रहे हैं। तो बच्चों, यहाँ हम देख रहे हैं वृत्त से संबंधित पाठ 3 का प्रश्न संग्रह 3.4। यह एक आकृति हमें दी गई है। इस आकृति में O केंद्र वाला वृत्त दिया हुआ है। ये देखिए O केंद्र वाला वृत्त है। यहाँ पर जीवा AB की लंबाई, ये जीवा AB है, इसकी लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। तो बच्चों, इस आकृति में सर्वप्रथम हमें ढूंढना होगा कि त्रिज्या कौन है। त्रिज्या कहाँ से होकर जाती है? वृत्त के केंद्र से। तो वृत्त का केंद्र कहाँ है? O, और उसका एक बिंदु वृत्त का केंद्र होता है और दूसरा बिंदु वृत्त पर होता है, जो हमें A दिखाई दे रहा है। अर्थात वृत्त की त्रिज्या OA यह है। लेकिन इसकी एक त्रिज्या हमें दूसरे तरफ भी दिखाई दे रही है। ये देखिए, ये भी त्रिज्या है। तो ये हमें इस आकृति में 2 त्रिज्याएं दिखाई दे रही हैं। पहली त्रिज्या OA, दूसरी त्रिज्या OB। यह एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसलिए यह दोनों त्रिज्याएं सर्वांग सम होंगी। सर्वांग सम का मतलब होता है बराबर होंगी। तो यह OA इस आकृति में त्रिज्या तो है ही, परंतु इसे हम रेखाखंड से भी संबोधित कर सकते हैं। तो रेखाखंड OA सर्वांग सम रेखाखंड OB। क्यों? क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। अब बच्चों, प्रश्न में हमें दिया है जीवा AB की लंबाई त्रिज्या के बराबर है। जब जीवा AB त्रिज्या के बराबर है, इसका मतलब रेखाखंड AB, रेखाखंड OA और रेखाखंड OB, यह तीनों ही सर्वांग सम होंगे। देखिए, AB किसके सर्वांग सम? रेखाखंड OA के। और OA किसके सर्वांग सम? OB के। जब बच्चों यह आकृति हमें इस वृत्त में एक त्रिभुज की आकृति दिखाई दे रही है, और जहां पर इन तीनों रेखाखंड की लंबाइयां अगर समान हैं, तो वह त्रिभुज एक समबाहु त्रिभुज होता है। इसलिए इस त्रिभुज का नाम है त्रिभुज OAB। यह एक समबाहु त्रिभुज है। और बच्चों, यह हम जानते हैं कि यदि त्रिभुज समबाहु है तो उसके प्रत्येक कोण 60 अंश के होते हैं। तो बच्चों, यहां पर कितने कोण हैं? कोण O, कोण A और कोण B। ये प्रत्येक कोण 60-60 अंश के होने चाहिए। तो अभी हमें यहां पर सबसे अति आवश्यक कोण O चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि यहां पर हमें जो हल करना है, आप देख रहे हैं, ये बीच में देखिए कोण कौन है? O। अर्थात अभी हमें A की आवश्यकता नहीं है, B की आवश्यकता नहीं है, हमें कोण O की आवश्यकता है। तो कोण O के साइड हीरो कौन है? कोण AOB। तो ये कितना हो गया बच्चों? 60 अंश, क्योंकि यह एक समबाहु त्रिभुज कोण है। अब ये हमें विदित हो गया है कि इस कोण O का माप 60 अंश है। यहां पर अब हमने लिख दिया है। अब बच्चों, इसी सवाल में एक दूसरा प्रश्न है। कोण ACB का माप ज्ञात करना है। तो इस कोण के बीच में कौन है? C।
तो हम अभी दी हुई आकृति में ढूंढेंगे कि कोण सी कहाँ है। हम यहां देख रहे हैं कोण सी। अब कोण सी कहां बन रहा है? कोण सी वृत्त पर बन रहा है। अब हम जानते हैं जब कोई भी कोण वृत्त पर बनता है तो वह अंतर्लिखित कोण होता है। तो यह तो मेन हीरो हुआ, इसके साइड हीरो ए और बी। तो कैसे हम पढ़ेंगे कोण को? कोण ए सी बी। तो बच्चों हम यहां लिखने जा रहे हैं कोण ए सी बी लिखा हमने। यह अंतर्लिखित कोण का प्रमेय है और हम जानते हैं अंतर्लिखित कोण का प्रमेय का सूत्र। अंतर्लिखित कोण जो एसीबी है वो किसके बराबर होता है? 1/2। और इस कोण के अंतखंडित चाप, अंतखंडित चाप अर्थात कोण सी के सामने वाला चाप। तो ये चाप कौन है? हमें चाप देखना है बच्चों, भुजा नहीं। तो ये चाप कौन है? चाप ए बी। तो हमने लिखा चाप ए बी का माप। अब यह हमने सूत्र लिख दिया, इसका कारण लिख रहे हैं अंतर्लिखित कोण के प्रमेय से। बच्चों यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहां पर हमें कोण एसीबी का माप नहीं मालूम है और दूसरी तरफ चाप एबी का भी मान नहीं मालूम है। तो फिर हल कैसे करेंगे? तो अब इसे हम हल किस तरीके से करेंगे इसे हम आगे देखेंगे। यहां कोण एसीबी का माप हमें ज्ञात करना है, अर्थात इसे हम बदल नहीं सकते हैं। हम इसे वैसे के वैसे ही लिखेंगे, बराबर 1/2। अब यहां हम देख रहे हैं चाप ए बी कहाँ है? ये है। और ये हम पिछले सवालों में भी पढ़ चुके हैं कि चाप का सम्मुख केंद्रीय कोण सर्वांग सम होता है। बच्चों ये दोनों तरफ से होता है। केंद्रीय कोण का माप उसके सम्मुख चाप के बराबर होता है। ठीक इसका उल्टा, वो क्या कि चाप का सम्मुख केंद्रीय कोण भी सर्वांग सम होता है। तो अभी हमारे पास चाप ए बी था, यह हमें नहीं मालूम है, लेकिन इसके सामने वाला केंद्रीय कोण हमें मालूम है और इसका माप है ए ओ बी। इसलिए चाप ए बी की जगह मैं लिखने जा रहा हूं कोण ए ओ बी। क्यों? क्योंकि यह चाप के सम्मुख कोण है और चाप के सम्मुख कोण सदैव सर्वांग सम होते हैं, अर्थात बराबर होते हैं। अब बच्चों एसीबी का माप नहीं पता है हमें, बराबर 1/2 वैसे ही लिखेंगे। ये गुणे का चिन्ह है और यहां ए ओ बी हम आकृति में देखें, ए ओ बी का माप 60 अंश है। तो हमने 60 अंश लिखा। कोण ए सी बी जब 2 से हम भाग देंगे 60 को तो हमें उत्तर 30 अंश प्राप्त होता है। तो इस प्रकार कोण ए सी बी का माप हमने ज्ञात कर लिया है। अब इसी सवाल में एक तीसरा सवाल है, चाप ए बी का माप ज्ञात करना है। ये चाप ए बी, तो बच्चों इसका काम तो हमने अभी अभी दूसरे सवाल में हल किया है, लेकिन पुनः पूछ रहा है तो हम पुनः उसे जवाब देंगे तीसरे सवाल में। तो हम जानते हैं बच्चों कि चाप ए बी किसके बराबर होगा? उसके सम्मुख केंद्रीय कोण, और केंद्रीय कोण कौन है? ए ओ बी। तो यही तो हमने लिखा है तीसरे सवाल में, चाप ए बी किसके बराबर है? कोण ए ओ बी के। और कोण ए ओ बी का माप 60 अंश है, ये हम पहले सवाल में हल कर चुके हैं। इसलिए चाप ए बी का माप 60 अंश है। तो बच्चों इस प्रकार हमने तीसरा सवाल फिर से हल कर दिया। अब इसी सवाल में एक चौथा छोटा सा सवाल है, चाप ए सी बी का माप ज्ञात कीजिए। तो हमें ढूंढना होगा कि चाप कौन है? ए सी बी। तो चाप देखिए अभी इसका सफ़र कहाँ से शुरू हो रहा है? इसका सफ़र बिंदु ए से शुरू हो रहा है और अभी ये चल रही है हमारी गाड़ी और अभी हमें सी प्राप्त हो रहा है
और सी के बाद हमें ढूंढना है बी। देखिए कितना बड़ा चक्र। यह चाप ए सी बी यहां से शुरू हुआ, सी को प्राप्त हुआ और बी, यानी ये हमें बड़ा चाप ज्ञात करना है। तो बच्चों इस आकृति में हमें मोटे मोटे हिसाब से ये बड़ा वाला चाप हमें नहीं पता है, इसे ज्ञात करना है। लेकिन एक छोटा सा चाप हमें दिखाई दे रहा है, चाप ए बी। ये तो हम जान चुके हैं, ये कितना है, 60 अंश। मान लो यह जो चाप ए सी बी बड़ा वाला चाप है, यह हमें नहीं पता और यह छोटा सा चाप हमें पता है। इन दोनों को जोड़ दें तो क्या होगा, बड़ा चाप ए सी बी और छोटा चाप ए बी को जब जोड़ेंगे हम, तो हमें एक संपूर्ण वृत्त प्राप्त होगा। और हम जानते हैं संपूर्ण वृत्त का माप 360 अंश के बराबर होता है। अब बच्चों हम इसी को जोड़ के दिखाना चाहते हैं चौथे सवाल में। तो बड़ा वाला चाप है चाप ए सी बी का माप। देखिए बच्चों चौथा सवाल, ये देखिए चाप ए सी बी बड़ा वाला चाप है ए सी बी, और इसको हम जोड़ रहे हैं छोटे वाले चाप के साथ, चाप ए बी। ये देखिए चाप ए बी, तो छोटा वाला चाप ए बी धन बड़ा वाला चाप ए सी बी, ये दोनों जुड़कर संपूर्ण वृत्त बनाता है और वृत्त का माप होता है 360 अंश। और कारण हम लिख सकते हैं वृत्त के सभी चापों के मापों का योगफल है। बच्चों चाप ए बी का माप हमें ज्ञात है 60 अंश, प्लस है तो प्लस है। चाप ए सी बी हमें नहीं मालूम है, हमने उसे वैसे के वैसे ही लिखा, बराबर 360। अब हमारा गणित का नियम होता है कि शब्द एक तरफ और संख्याएं दूसरी तरफ। तो शब्द है बच्चों चाप ए सी बी, हमने उसे उसी प्रकार लिखा, परंतु इसके साथ 60 अंश यह प्लस में था। अब इसे हम पक्षांतर कर रहे हैं। पक्षांतर का मतलब ये होता है कि यह भी फिलहाल लेफ्ट में था, जब इसे हम राइट में भेजेंगे तो प्लस से ये माइनस में रूपांतरित हो गया और हमने लिख दिया 60 अंश। चाप ए सी बी का माप बराबर, जब 360 अंश में से 60 अंश हम घटाएंगे तो हमें उत्तर प्राप्त होता है 300। तो बच्चों इस प्रकार हमने ये चौथा सवाल भी हल कर दिया है। और इन चौथे सवालों को, जो छोटे छोटे 4 प्रश्न हैं, उनको एक बार फिर से हमने उत्तर के रूप में लिखा। तो बच्चों इस प्रकार सवालों को समझना है, उनके सूत्रों को तो अति सावधानी गंभीरता के साथ याद करना है, बार बार करना है, और सवालों को प्रैक्टिस अध्ययन बार बार करें। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू।